हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स एक छोटा सा गिला है आपसे कि आप लोग हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। स्टूडेंट्स आप मोस्टली इन चीज़ों को देख भी लेते हैं, इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहते हैं, यानी अपने नरम गरम बिस्तर में बैठ के आपको कहीं पे एकेडमीज़ में, ट्यूशन्स में, कहीं पर कोई क्लास सेक्शन अटेंड नहीं करना पड़ता। एक ही बटन के क्लिक से आप यूट्यूब देख से सारी चीज़ें आप आसानी से वहीं पे बैठ के आपको मिल जाती हैं। तो अगर इतनी मेहनत से इसको वीडियो को बना रहे हैं तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर, और ये सारी वीडियोज़ आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल रही हैं जिस पर आपका कोई ख़र्चा भी नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स मोस्टली इंटरनेट पैकेज के हम उसके ऊपर फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझ जैसे या मुझ जैसे दूसरे जो लोग हैं जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं सब्जेक्ट्स के हवाले से, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो लाजमी उसके ऊपर लाइक्स देने से क्या होता है कि थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है व्यूअर्स की तरफ से, और वो उससे भी बेहतर काम करना शुरू कर देते हैं। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट मोस्टली वीडियोज़ देखने के बाद उसके ऊपर अगर आपको थोड़ी सी भी कंट्रडिक्शंस हैं या आपको अच्छा नहीं लग रहे वीडियोज़, तो उसके ऊपर लाजमी डिसलाइक कर दें। उसको कुछ तो उसको कर देना चाहिए ताकि वो फर्दर आपके लिए ही वीडियोज़ हमने बना रखी है और आपकी ज़िंदगी में ही वैल्यू एडिशन करना चाह रहे हैं, तो लाजमी आपसे रिलेटेड कुछ भी तो फीडबैक्स उस पर आने चाहिए, उस पर लाजमी तौर पर लाइक्स आने चाहिए अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपके कॉन्सेप्ट में इजाफे का बस बन रही हैं। तो बस इतना ही कहना था स्टूडेंट्स मोस्टली। और यहाँ पर अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आपको एक ख़तरनाक किस्म का बटन जो सब्सक्राइब की शक्ल में आपको यहाँ पर दिख रहा होता है मोस्टली वीडियोज़ के ऊपर, वीडियोज़ के नीचे, तो आप उसको लाजमी सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का जो निशान आ जाता है, घंटी का निशान, उसको भी लाजमी तौर पर प्रेस कर दें। और प्रेस करने के बाद क्या आता है, ऑल के ऑप्शन को अगर आप टिक कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। और इससे होगा क्या कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रह जाएगी और मैं आपके लोगों के लिए बेहतर से बेहतर काम करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है कि है हमारे पास ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के हवाले से। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है स्टूडेंट्स, हमें ये क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, गैसेस से रिलेटेड ये भी है। ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी गैस है, उसका प्रेशर भी आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर भी उसका कांस्टेंट रखा हुआ है, ये दोनों चीज़ें क्या रखी हुई है हमने, कांस्टेंट रखी हुई है, तो वो कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। उसका क्या होता है स्टूडेंट्स, रेट का यहाँ पर स्टूडेंट्स आप स्पीड को समझें। रेट का क्या, स्पीड से क्या है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको डिफ्यूजन के हवाले से पढ़ाया था कि यार जो गैस हल्की होती है वो आसानी से डिफ्यूज़ हो जाती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से डिस्टेंस कवर कर लेती है। इसके मुकाबले में जो भारी भरकम गैस है जिसका वज़न ज़्यादा है तो वो डिफ्यूज़ उतनी स्पीड से नहीं होगी। डिफ्यूजन का क्या है कि चीज़ें हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली जाती रहती हैं, या चीज़ें हाई प्रेशर रीजन से, फॉर एग्जांपल गैसेस की बात करें तो गैसेस जो है ना हाई प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करती हैं, डिफ्यूज़ होती हैं स्टूडेंट्स। तो ग्राहम लॉ भी हमको ये बताना चाह रहा है कि यार जो गैस ज़्यादा वज़नी होगी, जो ज़्यादा डेंसर होगी, उसकी स्पीड भी क्या होगी, कम होगी स्टूडेंट्स। जिस तरह मोटा बंदा तेज़ी से नहीं भाग सकता, इसी तरह जो गैस भारी भरकम होगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इन्वर्स रिलेशन है स्पीड में और डेंसिटी में। यहाँ पर रेट जो है, रेट क्या होता है असल में, चेंज इन समथिंग पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो, क्योंकि हम डिस्टेंस कवर करवा रहे हैं, अभी एग्जांपल से भी हम इसको डिटेल समझते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ मल्टीपल चॉइस के हवाले से भी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल इज इनवर्स प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक गैस ले रखी है, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे इक्वल का निशान लगा देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, गैस कांस्टेंट, और ये हमारे पास जो है ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेंसिटी है। अब इसको हम थोड़ी सी रीअरेंज कर दें, इसको हम ऊपर ले जाते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा आर मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगी, डेंसिटी, और दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। अगर फॉर एग्जांपल आपने दो गैसेस ले रखी हैं तो इसको हम दोनों की अगर आप रेट मालूम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको 1 ले लें, इसको भी D1 ले लें। इसी तरह आपने दूसरी गैस ले रखी है, उसका भी रेट R2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप उसको ले लें जी D2, और वो भी जो हमारे पास कांस्टेंट के हवाले से हो जाएगा। अब इसको फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन आप स्टूडेंट्स 2 कर दें, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें 2 पे,
इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड कर दें तो होता क्या है हमारे पास R1 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा D1 और ये हो जाएगा जी R2 मल्टीप्लाई बाई √D2 और दैट विल बी इक्वल टू K और ये भी डिवाइड बाई K। तो कैसे स्टूडेंट्स K कट जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी R1 मल्टीप्लाई बाई D1 एंड डिवाइडेड बाई R2 मल्टीप्लाई बाई √D2 के, और यहाँ पर 1 आता है तो हम यहाँ पर 1 लिखते हैं। अब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स मोस्टली हम 1 ही लिखते हैं अगर वो लिखा हुआ ना हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम रेट्स को एक सेट कर लेते हैं, डेंसिटीज़ को दूसरे सेट पे ले जाते हैं। तो R1 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स R2 इक्वल टू ये वाला D ऊपर हो जाएगा और ये वाला स्मॉल d यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। R को हमने यहीं पर लिख दिया स्टूडेंट्स, बाकी चीज़ें ये ऊपर चला जाएगा और ये उसके नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई है तो हो जाएगा जी D2 डिवाइडेड बाई √D डेंसिटी हमारे पास D1 हो जाएगी। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से भी आप देख लें कि रे ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, यहीं पर हमने उसको थोड़ा सा ड्राइव कर दिया है कि ये आप देख लें कि इनमें इन्वर्स रिलेशन पाई जाती है। किस में, क्या इसमें रिलेशन पाई जाती है रेट में यानी उसकी स्पीड में और डेंसिटी के हवाले से कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रेट का इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ, डेंसिटी के साथ। अब मोस्टली हम रेट को स्टूडेंट्स मोलर मास के साथ भी रिलेट करके ले रहे होते हैं। तो इसकी इक्वेशन फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर रेट जो है ना आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m2 डिवाइडेड बाई m1 के भी। तो ये मोलर मास के साथ कैसे रिलेट होते हैं थोड़ी सी यहाँ पे आप डेरिवेशन देख लें। तो स्टूडेंट्स आप जान चुके हैं कि हमारे पास D इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाई RD होती है, पीछे हम पढ़ चुके हैं गैस की इक्वेशन में। और अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर भी करवा देता हूँ स्टूडेंट्स कि आप जानते हैं कि PV इज इक्वल टू NR, ठीक है। अब अगर आप में थोड़ी सी इसमें ये चीज़ें देख लें कि P को V को यहाँ पे रहने दें, N जो हम जन हमारे पास होता है ना ये होता है जी मास डिवाइडेड बाई मोलर मास के। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं M कैपिटल M डिवाइडेड बाई RNT। ये जो चीज़ है मास बटा हुआ मोलर मास, इसमें ये कैपिटल M को आप इधर ले जाएं, V को इधर ले आएँ तो P कैपिटल M इज़ इक्वल टू M डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा V और यहाँ पर आ जाएगा RT। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम स्टूडेंट्स क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है ना हमारे पास वो कहलाती है डेंसिटी, आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं कि PM इज़ इक्वल टू DRT। आप D को इधर ही छोड़ दें तो PM डिवाइडेड बाय हो जाएगा RT, यानी ये चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपके पास ड्राइव हो जाती है इस किस्म की। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दो गैसेस ली हुई हैं तो आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप D1 कह लें, इसको M1 कह लें। बाकी चीज़ें तो चूँकि हमारे पास कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी आपने कांस्टेंट लिया, P भी हमारे पास कांस्टेंट है। और इसी तरह D2 के लिए जो वैल्यू निकलेगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी PM2 डिवाइडेड बाई RT। इन दोनों इक्वेशनों को अगर आप इसके अंदर पुट कर दें, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, तो इससे आप मोलर मास वाली रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं उसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लें स्टूडेंट्स कि इसको हम कैसे करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से पिक कर सकें। इस इक्वेशन के अंदर हम फार्मूले में ये चीज़ें पुट करते हैं। तो अभी आपने देखा कि जी R1 डिवाइडेड बाई R2 इज़ इक्वल टू क्या, D2 अंडर D1। इन दोनों को आप एक ही रेडिकल के साइन के अंदर भी लिख सकते हैं मैथ की इक्वेशन के मुताबिक। अब क्या होता है कि D2 की इक्वेशन पुट करें, D2 में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो है जी हमारे पास PM2 डिवाइडेड बाई R, ठीक है। इसको हम एक ही साइन के अंदर लगा देते हैं। अब दूसरा क्या है D1, वो हमारे पास है जी PM1 डिवाइडेड बाई RT। अब जो सिमिलर टर्म्स हैं स्टूडेंट्स हम उनको क्योंकि एक दूसरे पे डिवाइड हो रहे हैं तो ये कट जाते हैं। बाकी चीज़ें यहाँ पर क्या बच जाती है हमारे पास, जस्ट बच जाता है M2 डिवाइडेड बाई M1। और इससे हमने प्रूफ कर दिया कि जी रेट जो है ना वो मोलर मास पे भी डिपेंड करता है एंड क्या डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। अब हमें इस एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और एग्ज़ाम्पल से आप समझ जाएंगे कि रेट जो है ना
मोलर मास पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है और एक वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट्स, जो आपके बुक के मुताबिक भी है और इसमें आपको ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। और एंड पर मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करने का तरीका भी शॉर्ट ट्रिक्स में बता दूंगा। उसी से रिलेटेड आप जिस किस्म का भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए MCQs, तो आप आसानी से उसको हल कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, लेकिन ये है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी स्टूडेंट्स अगर आपने इस वीडियोस को एंड तक देख लिया। तो आपको ग्राम लॉ डिवीजन के हवाले से किस किस्म की भी क्वेश्चन हो तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट्स एक 100 सेंटीमीटर की एक ट्यूब ले ली है, 100 सेंटीमीटर की स्टूडेंट्स हमने एक ट्यूब ले रखी है और यहाँ पर ये जो ट्यूब है 100 सेंटीमीटर की, इसकी एक साइड पे हम एक HCl का सोल्यूशन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। एक कॉटन वूल के ज़रिए, कपास के ज़रिए हम उसको यहाँ पर लगा देते हैं इसके ये ओपन साइड वाले पे। यहाँ पर भी हम एक कॉटन ले लेते हैं, एक कॉटन प्लग होता है कपड़े का या किसी मतलब रुई का आप ले लें, कपास का ले लें, उसको हम जी यहाँ पर एक NH3 का सोल्यूशन उसको लगा देते हैं। अब ज़ाहिर बात है सोल्यूशन है, ऑपरेशन होगी, इसमें से वेपर्स निकलेंगे, इसमें से भी वेपर्स उड़ेंगे NH3 के और ये चलते जाएंगे और इसके अंदर भी यहाँ से भी वेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डिफ्यूजन देखेंगे कि किसकी डिफ्यूजन ज़्यादा हो रही है और प्रैक्टिकली हम उसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रूफ आपको हो जाएगा कि ग्राम लॉ डिफ्यूजन कैसे प्रूफ करते हैं इसके ऊपर। तो होता क्या है कि NH3 स्टूडेंट्स देखा गया है ये प्रैक्टिकली एग्जाम्पल में भी कि यहाँ पर जैसे ये गैसेस यहाँ पर आती हैं स्टूडेंट्स, तो होता क्या है कि HCl प्लस NH3 आपस में रिएक्शन करते हैं। क्या? NH3 प्लस HCl एक्वस की फॉर्म में स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करेंगे तो इससे बन जाता है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हमारे पास वाइट किस्म के फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट्स इस ट्यूब के अंदर। यहाँ पर आपको वाइट किस्म के फ्यूम्स मिल जाते हैं, यानी इस फासले के ऊपर। अब यहाँ से आपको पता चलता है कि ये जो आपको वाइट फ्यूम्स स्टूडेंट्स मिले हैं यहाँ पर, ये जो आपको वाइट फ्यूम्स यहाँ पर मिला है, तो इसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तकरीबन 100 सेंटीमीटर की जो ट्यूब थी तो 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इस NH3 ने कवर किया हुआ होता है एंड 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस स्टूडेंट्स किसने? HCl ने कवर कर रखा है। अब हम देखते हैं डिफ्यूजन को। जैसे मैं बता चुका हूँ कि डिफ्यूजन या रेट को आप स्पीड समझें, तो स्पीड यहाँ पर चेक करते हैं कि स्पीड ऑफ NH3 और स्पीड ऑफ HCl से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, क्या रिजल्ट्स कैसे निकलते हैं। इनकी डिफ्यूजन का आपको अभी पता चल जाएगा। तो वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी ऑफ NH3 स्टूडेंट्स एंड वेलोसिटी ऑफ HCl इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड बाई डिस्टेंस, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा स्पीड में लिख रहा हूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाई NH3 एंड डिस्टेंस कवर्ड बाई क्या? HCl। डिस्टेंस कवर पर टाइम होता है, तो डिस्टेंस NH3 ने कितना कवर्ड किया? HCl ने। अब यहाँ से जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि NH3 ने 60 और यहाँ पर 40, तो आप इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.5। 1.5 इसके नीचे 1 डाल दें, डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा 1 रहता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि NH3 जो है ना ये 1.5 फास्टर डिफ्यूज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू HCl। इसकी डिफ्यूजन ज़्यादा है डिस्टेंस NH3 की स्टूडेंट्स। इसी एग्जांपल्स को लेते हुए हम इसकी डेंसिटी के हवाले से भी देख लेते हैं। तो डेंसिटी स्टूडेंट्स हमारे पास NH3 की जो डेंसिटी होती है स्टूडेंट्स वो हमारे पास निकलती है 1.66 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। आप अपने बुक से भी इसको कंफर्म कर लें। और डेंसिटी जो हमारे पास होती है किसकी? HCl की। वो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने इसको, ये ऐसा है। HCl की जो डेंसिटी होती है, ये वज़नी गैस है तो इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है 1.66 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। और NH3 के लिए स्टूडेंट्स हम देख चुके हैं 78 या मे बी 76 है, आप इसको कंफर्म कर लें, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब।
ये इनकी डेंसिटी है। अगर आप ये डेंसिटी के लिहाज से अब इसके अंदर डेटा पुट करें स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं रेट अभी हमने निकाला है कि R1 या R2, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ NH3 एंड रेट ऑफ किसके, HCl के। और यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी किस चीज़ की, HCl की, इन्वर्स रिलेशन है इनमें, और डेंसिटी किस चीज़ की जी, NH3 की। इसमें भी स्टूडेंट्स आप डेटा पुट कर लें तो क्या निकलता है, अभी मैं बता चुका हूँ कि डेंसिटी HCl की कितनी है, 1.66 डिवाइडेड बाई किसकी है, उसकी डेंसिटी है स्टूडेंट्स हमारे पास 0.76। इसका भी आंसर आप निकालें स्टूडेंट्स, तो मोस्टली जो इसका आंसर निकलता है मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 1.48 समथिंग है, जो कि तकरीबन इक्वल होता है 1.5 के। इसको अगर राउंडिंग करें तो ये 1.5 हमारे पास आ जाता है, तो तकरीबन इसके इक्वल निकलता है। नेक्स्ट, ये भी हमारे पास डेंसिटी के लिहाज से भी प्रूफ हो गया, वेलोसिटी के लिहाज से भी प्रूफ हो गया कि इनका रिजल्ट्स सेम निकल रहे हैं। इसको हम मोलर मास के लिहाज से भी स्टूडेंट्स देख लेते हैं। तो मोलर मास चूँकि आप बता चुका हूँ कि फिर से वही लिखें कि रेट ऑफ NH3 एंड रेट ऑफ क्या, HCl इज़ इक्वल टू मोलर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ NH3। इनमें इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है HCl में और इन गैसेस के। अब होता क्या है, आप इसमें देख लें स्टूडेंट्स, RNH3 डिवाइडेड बाई RHCl के, तो हमारे पास यहाँ पे देख लें मोलर मास ऑफ HCl आप कैलकुलेट करके देख लें तो हमारे पास 36.5 निकलता है, और NH3 के आप कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास 17 है। इसका भी आंसर आप देख लें स्टूडेंट तो हमारे पास 1.5 ही निकलता है, जिससे ये सारे रिजल्ट्स एक जैसे आने के बाद हम करते हैं कि ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को हमने डिराइव भी कर लिया और उसको प्रूफ भी कर लिया स्टूडेंट्स। अब आपको थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देता हूँ कि इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं मोस्टली, तो आप आसानी से इन तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको रेट बता चुका हूँ कि आपको 3 किस्म की आपने देख लिए हैं कि आप जो है ना रेट जो है ना ये R1 एंड R2 इक्वल टू किसके, वेलोसिटी V1 डिवाइडेड बाई T1 कर सकते हैं, और इसी तरह V2 डिवाइडेड बाई T2 कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक इससे आपने प्रूफ कर लिया है। नेक्स्ट आप R1 डिवाइडेड बाई R2, और अब मैं बता चुका हूँ कि ये डेंसिटी के साथ भी हमारे पास इन्वर्स रिलेशन रखता है, और इसी तरह D1 ये, और इसी तरह ये मोलर मास के साथ भी आप क्या निकाल सकते हैं, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर इस किस्म की, या आपको मोलर मास दी जाते हैं, या उसकी वेलोसिटी दी जाती है, या उसकी डेंसिटी दी जाती है, और इसी से आप ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी उसका रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, M2 डिवाइडेड बाई M1। तो ये 3-4 इक्वेशंस हैं, इसको आप नंबर ऑफ मोल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, हम जस्ट उसको एक वन डायरेक्शन से देख रहे होते हैं ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन से। तो फिर मोस्टली जो न्यूमेरिकल उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर, मोस्टली जीट के अंदर, ईटा के अंदर, और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड्स के अंदर जितने एग्जामिनेशन होते हैं, तो उनमें फिर हमको ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और स्टूडेंट मोस्टली कहते हैं कि ये तो हमने पढ़ा नहीं है, ये कैसा है, ये तो गलत है, ये में अभी डिफरेंट किस्म की बातें कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप कम्प्लीटली सही तरीके से समझ पाएँ, कंसेप्ट हो आपके पास, तो आप किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मैं एक शॉर्ट किस्म के एक और भी थोड़ी सी बता दूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 गैसेस हैं, जैसे एक आपके पास हीलियम गैस है और दूसरी आपके पास हाइड्रोजन गैसेस है, और आपको उसका डेटा उसका पूछा गया कि किसकी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, तो स्टूडेंट्स आप निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे जी, हाइड्रोजन गैस और हीलियम में आपने कैलकुलेशन करनी है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ किसके, हीलियम गैस के, उसी मुनासबत से इसका मोलर मास अगर आपको नहीं दिया तो खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा, मोलर मास ऑफ हीलियम एंड मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देख लें स्टूडेंट्स, मोलर मास ऑफ हीलियम हमारे पास 4 होता है, इसका 1 होता है, तो √4 का आंसर क्या निकलेगा, यहाँ पे 2 आंसर निकलेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आंसर कितना निकला, जस्ट 2। और डिवीजन में बता चुका हूँ, उसका डिनोमिनेटर लगा दिया करें ताकि आपको यहाँ से पता। तो यहाँ से आपने देख लिया कि ये रेट ऑफ हाइड्रोजन और रेट ऑफ
हीलियम में जो है ना 2/1 रेशियो है कि हाइड्रोजन 2 टाइम्स ज़्यादा फास्ट हो रही है एज़ कम्पेयर टू हीलियम। कभी कभी आपको अननोन गैस दी जाती है, उसका रेट नहीं दिया जाता, तो आप इसको कैलकुलेट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। या कभी किसी इसका मोलर मास पूछा जाता है, कोई भी अननोन गैस दी जाती है, बाकी चीज़ें दी जाती हैं, तो दोनों का स्क्वायर रूट लेके आप आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन चीज़ों को कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। फिर भी अगर किसी चीज़ में आपको समझ नहीं आई तो लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे बताएं, इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम भी आपकी हल कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।